आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1 से रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर आधारित 22 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। बाद में प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। वहां पर आपको हाई स्कूल में विज्ञान भी मिल जाएगा, गणित भी मिल जाएगा और इंग्लिश भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से जो बहुविकल्पी में दे रखा है हमारे पास। वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं या अनुत्क्रमणीय कहते हैं। तो हम सब जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि उत्क्रमणीय तो अभिक्रिया है, यानी जब अभिक्रिया ये इधर से यानी LHS से RHS हो जाए, RHS से LHS हो जाए तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है जब एक ही दिशा में अभिक्रिया होती है तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब इनमें ये दोनों तो ऑप्शन गलत होगा इसके लिए, तो इन दोनों में सही है। या तो उत्पाद क्या होते हैं? जब प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो उसे उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये बहुत सरल सवाल था। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कठिन करते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ लिखा है कि रासायनिक समीकरण लिखने में ये तीर ऊपर की तरफ है, तीर चिन्ह प्रतीक है। किसका प्रतीक है तीर चिन्ह? तो तीर चिन्ह है गैस अवस्थाओं का, द्रवावस्था का, ठोस अवस्था का, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं जब तीर लगा दिया जाएगा इसका मतलब है कि वो वायु है, मतलब सॉरी गैस है, हल्की गैस है, इसलिए ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर आएगा गैस अवस्था का। तो याद रखना है कि अगर तीर ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो वो गैसीय अवस्था का में है। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे प्रश्न की ओर, जो दिया गया देखिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह को व्यक्त किया जाता है प्लस डेल्टा लगाकर, या दोनों तरफ तीर लगाकर, या बराबर लगाकर, या ये। तो याद रखना बराबर तो लिखते नहीं है यहाँ पर, और ये तो ये बताता है कि हम इस चीज को गर्म कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इन दोनों में से होता है। तो यहाँ बात कर रहा है उत्क्रमणीय की, यानी अभिक्रिया इधर से उधर भी जाए और उधर से इधर भी आए। तो यानी ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी होगा। ये जो तीर लगता है ये लगता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। तीर का निशान एक ही दिशा में अभिक्रिया हो रही है। याद रखना एक एक प्रश्न और एक एक नंबर जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है आपके रिजल्ट के लिए। कि कभी कभी क्या होता है, अगर मान लीजिए फर्स्ट आना है, फर्स्ट में एक नंबर भी कम रह गया तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। इसलिए हर एक नंबर जो है वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में चिंगारियां प्रवाहित करने पर जल वाष्प के साथ रह जाएगी। कौन रह जाएगी? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, या नाइट्रोजन गैस, या कुछ नहीं। तो नाइट्रोजन तो है ही नहीं, तो ये रहेगी नहीं, खत्म कर दीजिए इसके। ये है हाइड्रोजन गैस रह जाएगी या ऑक्सीजन रह जाएगी। तो जब मिश्रण करेंगे तो याद रखना चिंगारियों के साथ में ऑक्सीजन तो जलाने में प्रवाहित करती ही करती है, यानी कोई भी चीज अगर जलानी है तो उसमें ऑक्सीजन गैस उसकी सहायता करती है। तो रह कौन सी गैस जाएगी? वो रह जाएगी हमारे पास में हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी और अच्छे से करते रहिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत पास में है और हर एक नंबर जरूरी होता है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है किसका? योगात्मक अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, अपघटन अभिक्रिया का, या वियोजन अभिक्रिया का। तो हम सल्फर है ये, और सल्फर में जला रहे हैं, जलाने का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं। तो क्या बन रही है हमारे पास में? ये बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ? ये दोनों क्या हुए? जुड़ गए। जुड़ गए का मतलब क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए ऑप्शन सही है, योगात्मक अभिक्रिया है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड को जलाने पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है तो ये योगात्मक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ कह रहा है ये जिंक है प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल है का अभिक्रिया हो रही है, जिंक सल्फेट बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ क्या देखते हैं, देखो ये हाइड्रोजन है H2, ये हट गया यानी ये अलग हो गया, और इसकी जगह पर स्थान किसने ले लिया? Zn ने। यानी जब कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा यहाँ पर? बी, विस्थापन अभिक्रिया। आशा करता हूं कि अच्छा लग रहा होगा वीडियो आपके लिए। अगर आप नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी वीडियो ऐसी प्राप्त होते जाएं, और बाद में जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो दिया गया है वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर जो है वो काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, कही जाती है। क्या कही जाती है? उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन या संक्षारण। आप गैस कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए लोहे में जंग लगना है, चांदी में काली परत चढ़ना है या तांबे पे हरी परत चढ़ना है, इन सबको बोलते हैं संक्षारण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी, संक्षारण कहते हैं। यानी धातु का धीरे धीरे करके खत्म हो जाना है, कम कर देना, उससे बोलते हैं संक्षारण। अगले प्रश्न की ओर। जो दिया गया है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? इनमें लेड नाइट्रेट का सूत्र देखना है कि PbNO3 या PbNO3 का होल ट्वाइस या PbNO3 का होल ट्वाइस या PbO। तो याद रखना कि हमारे पास जो है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ये वाला प्रश्न जो है लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अच्छा ठीक ठीक, ये लिखा हुआ है श्याम और श्वेत फोटोग्राफ में प्रयुक्त होता है। श्याम मतलब होता है काला और श्वेत मतलब होता है सफेद, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है कौन? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड या लेड नाइट्रेट या फेरस सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखना कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है वो होता है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो है हमें प्राप्त, मतलब इसका प्रयोग होता है, यानी इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां दिया 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व जो है वो कम क्रियाशील वाले को तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, उसकी जगह पर स्वयं आ जाता है। तो कौन आ जाता है? देखिए, यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड, विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन या एल्युमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन या सिल्वर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन या कॉपर। तो याद रखना है कि कॉपर जो क्या करता है वो सोडियम को हटा देता है, उसकी जगह पे स्वयं आ जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जिंक धातु यानी Zn क्या करता है? Zn इसको Na को हटाएगा, उसकी जगह पे स्वयं लग जाएगा। तो यहाँ आएगा हमारे पास में ZnCl2 और प्लस में क्या होगा? ये जो है Na जो है वो सोडियम धातु जो है हमारी अलग हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सही होगा ए, 10वें प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार है। यहाँ कहा गया है कि चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन का, यानी चूने पत्थर का ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ कौन सा कहलाता है? यह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी नहीं, इसे कैंसिल कर दीजिए। इन तीनों में देखना है। तो यार ना चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर हो या संगमरमर हो, उसका सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया हमने? ऊष्मीय यानी गर्म किया, हीट किया इसके लिए। तो क्या होगा? इसमें से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाएगी। अब CO2 तो निकल गया, क्या बचा? CaO। तो CaO क्या बचा हमारे पास में? ये बचा। ये कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड का ठोस पदार्थ या कह सकते हैं शुष्क चूना जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही है हमारा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास 12वां प्रश्न है, कहा है कि चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी? चिप्स पैकेट सभी लोगों ने खाए होंगे, जितने पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है और क्यों भरी होती है वो बताते हैं हम आपके लिए। इसमें अमोनियम गैस भरी रहती है या नाइट्रोजन गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है? इसमें भरी होती है, वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे कि ऑप्शन नंबर बी सही है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी होती है क्योंकि ये जो चिप्स होते हैं उनको सुरक्षित रखती है, यानी उनकी वायु से क्रिया होने नहीं देती है, जिससे हमारे चिप्स जो हैं वो काफी दिनों तक जो है वो सुरक्षित रहते हैं, कुरकुरे रहते हैं, सीलते नहीं है। जैसे ही पैकेट में छेद जरा सा हो जाता है तो देखा होगा आपने, जो है चिप्स वगैरह जो है वो सब बेकार हो जाते हैं। पैकेट जब तक फूला रहेगा तब तक वो बिल्कुल एकदम बढ़िया कुरकुरा करके से निकलेगा, क्योंकि उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो इस प्रकार दिया गया है कि जंग का रासायनिक सूत्र कौन है? Fe2O3
Fe2CO3 Fe2O3 इंटू XH2O Fe2CO3 इंटू XH2O। तो हम जानते हैं कि जो जंग का सूत्र होता है वो होता है Fe2O3 इंटू XH2O। अब ये X क्या होता है? X का मतलब होता है कि जल की मात्रा कम है या ज्यादा है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। जल जो है वो X अणु जो है वो क्या है? जल है हमारे पास में। क्लियर हो गया होगा? जंग का सूत्र Fe2O3 इंटू XH2O। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप वीडियो पसंद आया हो आपके लिए और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दिया है तो तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद है, और नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं ताकि मुझे अच्छा लगेगा और ये भी चैनल धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। ये सब आप ही लोगों पर है, क्योंकि हमारी उम्मीद तो आप ही हैं, आप ही लोग इसे आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है ये प्रश्न? ये कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? CaO, CaCO3 या CaSO4 या CaCl2। तो ये तो है नहीं, इसे तो कैंसिल कर दीजिए। ये तो कैल्शियम सल्फेट का, ये भी हटा दीजिए। इन दोनों में है, अभी हमने बताया था यही सूत्र है हमारा संगमरमर का। ये तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बुझा चूना कह सकते, उससे कहते हैं शुष्क चूना कह सकते हैं, लेकिन संगमरमर का सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार दिया है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी, दो प्रकार की अभिक्रिया है, एक होती है ऊष्मा क्षेपी और एक होती है ऊष्मा शोषी। बात है ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब अभिक्रिया होने से पहले उसे ऊष्मा चाहिए, उसे गर्म करना है, तो उसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। लेकिन यहाँ क्या होता है ऊष्मा क्षेपी में? इसमें वो ऊष्मा शोषी होती है क्योंकि पहले चाहिए, ये क्षेपी इसमें उत्पन्न होगी, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। याद रखना, ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यदि ऊष्मा शोषी आ जाए तो ऊष्मा अवशोषित होती है। किसमें? शोषी में। लेकिन यहाँ क्षेपी है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार दिया गया है। कहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? इनमें पहला, दूसरा, तीसरा या लिखा हुआ है उपरोक्त समस्त अभिक्रिया है। पहले हम बता दें द्विविस्थापन होता क्या है। यानी दो तत्व होते हैं, वो आपस में एक्सचेंज कर लें एक दूसरे की जगह पे। दो कुर्सियों पे दो व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या करें, वो अपनी कुर्सी एक्सचेंज कर लें। यानी एक तत्व दूसरे तत्व की जगह पर, दूसरा तत्व पहले तत्व की जगह पर अगर आ जाता है तो उसे हम जो कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये कैल्शियम ने, यहाँ कैल्शियम और ये सोडियम, देखिए ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए दोनों ही जगह पर। तो यहाँ देखो NaOH का वोल्टेज कर दिया, यहाँ पे आ गया जिंक, और ये Na चला गया SO4 के साथ में। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी देखिए Ag कहाँ चला गया? Na की जगह पर, तो AgCl हो गया। और Na कहाँ गया? यहाँ Na, मतलब NaNO3। तो देखो दो अभिक्रिया तो सही हो गई द्विविस्थापन। तो इसका मतलब क्या होगा? उपरोक्त ये भी देख कर लेते हैं। देखो Na किसकी जगह पर चला गया? Ba की जगह पर। यहाँ Na आ गया Cl इसकी जगह पर, और Ba आ गया यहाँ पर BaSO4। इसका मतलब उपरोक्त समस्त अभिक्रियाएं जो हैं वो सब द्विविस्थापन अभिक्रिया हैं। यानी इधर वाला तत्व इसकी जगह पर, इधर वाला तत्व इसकी जगह पर, ये तत्व इसकी जगह पर, आपस में जो परमाणुओं ने क्या किया है? एक्सचेंज कर लिया है, और इसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 19वें प्रश्न के लिए है, कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ऋणात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है या धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है। तो किसकी बात कर रहा है? ऑक्सीकरण की बात कर रहा है। तो याद रखना ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। इलेक्ट्रॉन पृथक मतलब इलेक्ट्रॉन का अलग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए सही होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पृथक होते हैं। किसमें? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अब कुछ ही और प्रश्न बचे हैं, यानी 5 प्रश्न और बचे हैं जो हम कराते हैं। अगर आपको कोई कमी दिखी हो तो उस कमी को भी लिख देंगे, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे कमी को सुधार कर सकूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि अम्ल में हाइड्रोजन हटाने वाली धातु कौन सी है? अम्ल है, उसमें हाइड्रोजन गैस हटा देती है अगर उस धातु से क्रिया करी जाए। जिंक धातु या कॉपर धातु या सिल्वर धातु या मरकरी या पारा धातु Hg। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि अम्ल में से हाइड्रोजन को हटाने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है, वो है कौन सी? जिंक। जिंक जो है अम्ल में से हाइड्रोजन को हटा देती है। क्लियर हो गया? तो जिंक याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कहा गया है बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, और यहाँ पर हो गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखिए ध्यान से, Na क्या हुआ? यहाँ Ba के चला गया,
बी है एन की जगह पे चला गया, यानी दो तत्व आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के स्थान पर बैठ जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ ऑप्शन बिल्कुल पढ़ने की जरूरत क्या है, द्वि ऑप्शन लिखा हुआ है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो रहा होगा। बाद में हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे, अनसॉल्व भी लेके आएंगे, जिसमें अनसॉल्व में पहले बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद में जो अच्छे अच्छे प्रश्न है उसका मैं वीडियो अलग से बनाकर इस चैनल में डाल दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा 20वां प्रश्न है कि कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है कौन सा, CaPO3 का होल ट्वाइस, या CaPO4, या CA3PO4 का होल ट्वाइस, या CaP2O4। ये तो है नहीं, ये तो ऑप्शन दोनों हटा दीजिए, इन दोनों में से है। तो इन दोनों में से कौन सा है, वो ये है, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, यहाँ लग गई, फास्फोरस की होती है 3, यहाँ लग गई, तो सूत्र होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट का CA3 और PO4 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें हमारा है, सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं, दो प्रश्न और रह गए, 21 और 22वां। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, बार बार कह रहा हूं भाई, अभी मेरा काम है कहने का, क्योंकि मुझे इस चैनल को आगे बढ़ाना है, आपके लोगों का सहयोग है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है कि धातुओं का संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। संक्षारित होने का मतलब होता है जब किसी धातु में जंग वगैरह लग जाती है तो उसमें जो है उसको रोकने के लिए क्या काम किया जाता है। देखो, तो पहला कहा गया है कि धातुओं की सतह पर पेंट करने से, बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन, कि धातुओं पर सतह पर पेंट कर देंगे तो क्या होगा, वो काफी दिन तक चलेगा, जैसे लोहे में हम पेंट कर देते हैं। तो आगे कहा गया है कि धातुओं की सतह पर ग्रीस और तेल की परत चढ़ाकर, बिल्कुल सही है ये भी, कि अगर हम उसमें धातु में ग्रीस लगा दें या तेल लगा दें तो उसकी में जंग नहीं लगेगी, यानी वायु का संपर्क नहीं होगा, जल का संपर्क नहीं होगा, जिससे संचारित होने से वस्तु बच जाएगी। अगला है अधिक वैद्युत धनी धातुओं की को अन्य धातुओं की सतह पर क्या लगा, पर चढ़ा दिए, बिल्कुल सही है। धातुओं की अगर पर चढ़ा देंगे तब भी हमारे सुरक्षित रहेगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, डी के डी, यानी चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, और आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है कि आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं और यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं। थैंक फॉर सपोर्टिंग फॉर मी। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि विकृत गंधिता का मुख्य कारण। विकृत गंधिता का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट जो है जैसे खराब हो जाता है और उसमें बदबू आने लगती है, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। का मुख्य कारण कौन सा है, कि तेलीय अम्लों के अणुओं का ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण रोधी, या जीवाणु, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, तेलीय पदार्थ जितने होते हैं अगर वो एक्सपायरी हो जाते हैं तो एक अजीब सी महक आती है, बदबू आती है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। तो याद रखना ऑप्शन ए सही है, तेलीय अम्लों के अणुओं का ऑक्सीकरण। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पर हैं, और आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।